जय श्री राम एवरीवन। आज बात करेंगे ऐसे 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जिनको फलित में देखना अति आवश्यक है। ये प्रश्न आप ही के द्वारा पूछे गए हैं। व्हाट्सएप पर हमें ऑडियो मैसेज आप भेजते हैं, जो भी आपके ज्योतिष संबंधित तकनीकी सवाल होते हैं, और हमारा प्रयास रहता है कि जितना हमें आता है उसके आधार पर हम उसका जवाब दे सकें। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा और जानते हैं वो 3 सवाल क्या है। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम राजेश सुरोलिया है। मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि अगर किसी भी व्यक्ति का चंद्र लग्न और जन्म लग्न एक दूसरे से समसप्तक हो और दोनों ही लग्न मजबूत हो या दोनों ही लग्न कमजोर हो तो कारक और मारक ग्रहों का निर्धारण कैसे होगा? सुनने में सवाल बहुत आम लगता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं लग रही है कि अच्छा चंद्रमा 7th हाउस में बैठ जाएगा तो ये क्या सवाल है कि कारक और मारक का विचार कैसे करें। पर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और जो लोग फलित करते हैं वो इस प्रश्न की गूढ़ता को समझेंगे। कैसे? आप सभी जानते हैं और फलित करने के नियमों में सबसे ऊपर दिया गया है कि कोई ग्रह किसी लगन के लिए शुभ है या अशुभ, इसका निर्धारण उस लगन से होता है। उदाहरण के लिए सिंह लगन में शनि जितना नकारात्मक बताया गया है, वृषभ लगन में वही शनि बहुत अच्छा बताया गया है। तुला लगन में भी उस शनि को बहुत अच्छा बताया गया है, राइट। जहाँ मिथुन लगन के लिए मंगल बहुत खराब बताया गया है, वहीं कर्क लगन के लिए मंगल बहुत अच्छा बताया गया है। इसका अर्थ यह है वही ग्रह, सेम ग्रह जिसका नैसर्गिक स्वभाव जो भी है, वो अलग अलग लग्नों में अलग अलग प्रभाव देता है। इसके साथ साथ चंद्र कुंडली भी फलित पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। कई बार लोग पूछते हैं कि सर मेरा भी सिंह लगन है, मेरे दोस्त का भी सिंह लगन है, दोनों का मंगल दशम भाव में है, लेकिन हम दोनों के जीवन में उस मंगल की दशा ने या मंगल के प्रभाव अलग अलग प्रकार से आए, ऐसा क्यों? तो स्वाभाविक सी बात है, हम ये कहते हैं कि आप दोनों की कुंडली में बाकी ग्रह अलग अलग बैठे होंगे, केवल लग्न से ऐसा विचार नहीं किया जाता। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि लग्न कुंडली के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कुंडली होती है वो चंद्र कुंडली होती है। यही कारण है कि अगर हाथ से बनी हुई कुंडली भी आप कोई पुरानी ओपन करेंगे, मैनुअली चार्ट जो नॉर्थ इंडिया में बनाया जाता था, पूरे भारत में बनाया जाता था, तो उसमें आप देखेंगे कि चंद्र कुंडली भी बनाई जाती थी, तो आप उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में होता क्या है, परेशानी क्या आती है जब चंद्रमा 7th हाउस में बैठ जाए, जैसे कि राजेश भाई ने पूछा कि जन्म कुंडली के लिए जो शुभ ग्रह बनते हैं चंद्र कुंडली से वही ग्रह अशुभ बन जाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि मान लीजिए मेरा सिंह लगन है और मेरी राशि कुंभ है, मतलब मेरा चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है। अब लग्न कुंडली से मेरे लिए सूर्य कारक है, स्वाभाविक सी बात है, मेरा लग्नेश है। चंद्र कुंडली से शनि कारक है, जो लगन कुंडली के लिए एकदम उल्टा प्लैनेट है। ऐसी स्थिति में फलित करते हुए ये दिमाग में आता है, और ये बात आप सब लगा के देखिएगा, आपको भी क्लियर होगा कि जब आप फलित करते हैं केवल लग्न के आधार पर नहीं कर सकते। कई बार प्रश्न आता है हमारे पास कमेंट सेक्शन में कि सर मेरा ये लग्न है और तो क्या मैं पुखराज पहन सकता हूँ, या मेरा सिंह लगन है तो क्या मैं स्टोन पहन सकता हूँ। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप केवल लग्न के आधार पर स्टोन नहीं पहन सकते, आपको ग्रह की स्थिति भी देखनी है, चंद्र की स्थिति भी देखनी है। तो जो इन भाई का प्रश्न था कि अगर 7वें घर में चंद्रमा है तो कारक किसको ले और मारक किसको ले, उन्होंने एक शर्त और भी रख दी कि अगर दोनों बराबर बली हों तो कैसे देखें। तो मेरे भाई यहाँ ये मेरे मेरे साथ भी परेशानी आई थी जब मैंने देखना आरंभ किया था कि कई कुंडलियों में जो हमें बड़ा अच्छा ग्रह लग रहा था उस ग्रह ने बहुत बुरा परिणाम दिया। कारण कि भाई चंद्र कुंडली से लग्न बदल गया था और उसके आधार पर वही ग्रह जो हमें बहुत अच्छा नजर आ रहा था कुंडली में बहुत बुरे भावों का स्वामी बना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है, सबसे पहले 3 नियमों को याद रखें कि अगर कुंडली में कहीं भी 3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, ये अगर आपके सप्तम में चंद्रमा आ जाए, उसके बाद अगला पॉइंट बोल रहा हूं कि आप देखिए कि कुंडली में क्या कहीं 3 या 3 से अधिक ग्रह इकट्ठे हैं। अगर वो इकट्ठे हैं तो फिर आ, वो जो राशि का स्वामी है, जहाँ 3 ग्रह इकट्ठे बैठे हैं, उनका लॉर्ड जिसका भी मित्र हो, लगन का या सप्तम का, उसके आधार पे कारक अकारक निर्धारित करें। मैं अभी एक एग्जाम्पल चार्ट से समझाऊंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
मैं फिर भी दोबारा प्रिंसिपल बोलता हूँ, लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए कि भाई कुंडली में अगर आपके 7वें घर में चंद्रमा बैठा है तो देखिए कि आपकी पत्रिका में कहीं 3 ग्रह बैठे हैं क्या साथ। अगर बैठे हैं तो उस राशि के स्वामी को देखिए। मैं एक सिंह और कुंभ का ही उदाहरण लेके चलते हैं। चलिए मेरा सिंह लगन है और मान लीजिए मेरे सप्तम में चंद्रमा बैठा है कुंभ राशि में, और मेरी पत्रिका में धनु राशि में 3 ग्रह इकट्ठे बैठ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये परेशानी थी ना कि सूर्य मेरा कारक है या शनि मेरा कारक है, किसको किन को कारक लूं और किन को मारक लूं, तो अब क्योंकि धनु में अधिकतर ग्रह है और धनु का स्वामी गुरु बनता है जो सूर्य का मित्र है, अतः मुझे जो मेरी लगन कुंडली है जो सूर्य के आधार पे जो जो कारक आ रहे थे उनको लेना होगा। दोबारा इसी को केस को दोबारा समझते हैं। अभी सेम लगन, मेरा सिंह लगन है और सप्तम में कुंभ का चंद्रमा बैठा है, पर साथ ही साथ मेरी कुंडली में वृषभ राशि में अब 3 ग्रह साथ बैठ गए। अब वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, शुक्र शनि का मित्र माना गया है। ऐसी स्थिति में मैं ज़्यादा तरजीह, ज़्यादा प्रेफरेंस शनि को या वो जो शनि वाले ग्रुप को दूंगा कि वो मेरे लिए कारक हो गए और लगन से जो कारक आ रहे थे वो अब कारक नहीं रहे। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, अगर 3 ग्रह साथ ना हो, क्योंकि सभी की कुंडली में 3 ग्रह साथ नहीं हो सकते, तो आप इन दोनों का षटबल देखिए। किनका? लग्नेश का और चंद्र राशि के स्वामी का, यानी सूर्य का और शनि का। इस केस में अगर षटबल में दोनों में अंतर बहुत ज्यादा है, मतलब एक ग्रह दूसरे को बहुत पीछे छोड़ चुका है, अभी मैं आपके सामने शो करूंगा कुछ एग्जाम्पल तो आप देख पाएंगे। अगर छोड़ा हुआ है यानी एक बहुत ज्यादा आगे निकला हुआ है, तो फिर कारक उसी को मानिए, उसके आधार पर जो जो कारक आते हैं उनको कारक ले लीजिए। पर यदि अंतर ज़्यादा नहीं है, बहुत कम फर्क है, 10-20 पॉइंट का ही डिफरेंस है, ऐसे केस में क्या करें, अपनी नवांश कुंडली ओपन करें और ये देखें कि नवांश का लगन का स्वामी, नवांश कुंडली का लगन का स्वामी किसका मित्र है, लग्नेश का या चंद्र राशि के स्वामी का। अगर वो लगन के स्वामी का मित्र है तो लगन के आधार पर कारक देखें, और अगर चंद्र लग्न के स्वामी का मित्र है तो चंद्र कुंडली के आधार पर कारक निर्धारित करें। इसके अलावा अब कोई केस बचेगा नहीं, ठीक है। या तो आपकी कुंडली में 3 ग्रह साथ होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो पहली कंडीशन लग जाएगी, नहीं होंगे तो षटबल में जाके देखिए दोनों ग्रह में किस में ज़्यादा बल है। ऐसा हो सकता है कि बल बहुत ज़्यादा फर्क हो, दोनों का सेम बल नहीं हो सकता, क्योंकि देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। तो बहुत ही रेयर केस में कोई हो जाए तो बात अलग है, जो शायद मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन ये वैल्यू बहुत वेरी करती है ग्रहों के बल के बारे में। तो अगर अंतर ज़्यादा है तो आप सीधे सीधे उसी को ले लीजिए जिसका बल ज़्यादा है, उसी के आधार पे कारक निर्धारित कीजिए। अगर अंतर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है तो भाई नवांश कुंडली आपके पास है, उसके आधार पर देखिए। अब इसी चीज़ को उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये पत्रिका आपके सामने है, 17/5/1953 मोम्बासा कीनिया की है और 11:15 रात्रि का जन्म है। अब इस पत्रिका में लग्न है मकर, जिसके आधार पर मेरे कारक ग्रह बनते हैं शनि, शुक्र, बुध, और चंद्र राशि है मेरी कर्क, जिसके आधार पर कारक बनते हैं बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा स्वयं। अब हमने क्या देखा कि इस कुंडली में ढूंढा कि कहीं पे क्या 3 ग्रह इकट्ठे हैं, 3 या 3 से ज्यादा। तो पता लगा कि इस कुंडली में वृषभ राशि में सूर्य, गुरु और मंगल विराजित है। अब वृषभ राशि का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र चंद्रमा या शनि में से किसका मित्र है, अब हमें केवल इतना देखना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि शुक्र शनि का मित्र है, इस आधार पर मकर लगन के आधार पे जो कारक निकले यानी कि शनि, बुध, शुक्र, उन्हीं पर हमें फोकस करना चाहिए। हमें जरूरत ही नहीं है कि हम अब चंद्र राशि के आधार पर देखें कि कौन कौन कारक कौन कौन अकारक है। अब उदाहरण बदलते किसी एक और कुंडली के माध्यम से इसी नियम को दोबारा समझते हैं। अब मान लीजिए ये पत्रिका है, इस पत्रिका में भी ये भी मकर लगन की है, इसके भी सप्तम भाव में चंद्रमा है। ये 1972 की कुंडली है, मुंबई महाराष्ट्र, 9:45। यहाँ नोटिस किया तो कहीं पर भी 2 ग्रह साथ नहीं है। अब इसका आधार ये है, इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि इस कुंडली में अब हम कारक अकारक का जो निर्णय करना है, हम बल के ऊपर जाएंगे कि हमारा शनि ज़्यादा बली है क्योंकि वो लग्नेश है, या चंद्रमा ज़्यादा बली है क्योंकि चंद्रमा यहाँ कर्क राशि में बैठा है। आइए देखते हैं किसके पास ज़्यादा षटबल है।
अब इस पत्रिका में जो चंद्रमा का बल है वो है 1.44। ये मैं पराशर लाइट सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, उसके आधार पर है। अब बाकी आप कोई और सॉफ्टवेयर भी देखेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। यहाँ 1.44 की जगह हो सकता है 1.40 हो जाए या 1.45 हो जाए, तो लेकिन फिर भी 1.44 के आसपास चंद्रमा का बल आया। जब मैंने शनि के बल को देखा तो मेरे पास आया 0.79, यानी लगभग जो इनमें अंतर है वो 60 पॉइंट का फर्क है, 0.60 का फर्क है। अब अगर मैं इसी टेबल को आधार बनाऊं तो मैं कहूंगा जहां अंतर 20 पॉइंट से या 0.20 से कम का हो वहां पर तो आपको नवांश पे जाना चाहिए। लेकिन अगर ये अंतर बहुत ज़्यादा है, 0.60 का है, जिसे काफ़ी ज़्यादा का अंतर माना जा सकता है। अगर आप यहाँ पत्रिका देखें तो बड़ा सीधा सा दिख रहा है षटबल में कि सबसे लंबी टॉवर चंद्रमा की है और सबसे छोटी टॉवर शनि की है। तो इसके आधार पर मैं चंद्र कुंडली को बली मानूंगा। इस जातक के साथ हुआ क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये व्यक्ति नीलम पहना था इसने, और नीलम पहनने के बाद उसके जब इसे बुरे परिणाम मिले थे तब ये हमारे पास आया था, या जिस कंपनी से इन्होंने ब्लू सफ़ायर परचेज किया था उन्होंने इन क्लाइंट को हमारे पास भेजा था कि ज़रा बताइए कि इन्हें कौन सा स्टोन सूट करता है। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं ब्लू सफ़ायर बोलूँगा बिकॉज इनकी कुंडली में मकर लगन की पत्रिका है। ऑल्दो मैं यहाँ पर जेमस्टोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा और भी फैक्टर्स देखे जाते हैं जेमस्टोन्स के बारे में बात करने के लिए, पर फिलहाल जो मोटा मोटा चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे चंद्र कुंडली में चंद्रमा ज़्यादा बली आया, जैसा कि अभी आपने देखा। इस आधार पर इन्हें यही कहा गया कि आपके लिए आपको ये जो शनि वाला जो आपने रत्न पहना है ज़्यादा सूट नहीं करेगा, आपके लिए परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, जो कि नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने उसको बदलवा दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस कुंडली में कारक ग्रह हो जाएंगे चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, और अकारक हो जाएंगे शनि, शुक्र और बुध। कैसे देखा? चंद्र कुंडली में जिसके पास ज़्यादा बल था, चंद्र कुंडली के लग्नेश के पास ज़्यादा बल होने की वजह से हमें ऐसे देखना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं और फिर दोबारा इसी पॉइंट को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है फलित करते समय। ये अगली पत्रिका है 15 नवंबर 1989 की, 7:02 दिल्ली का जन्म है। यहाँ पर भी लग्न वृश्चिक है और सप्तम भाव में चंद्रमा है, तो लग्न के आधार पर मंगल शुभ है, बृहस्पति शुभ है, और सप्तम के आधार पर या चंद्र राशि के आधार पर शुक्र और शनि बली है, या बली नहीं कहना चाहिए, कारक ग्रह। अच्छा, फिर पहला नियम देखा कि क्या यहाँ पर कहीं 3 ग्रह हैं, तो मुझे यहाँ पर कहीं पर भी 3 ग्रह नहीं मिले। अब आ जाते हैं इनके षटबल पर कि कहाँ पे षटबल ज़्यादा मिला है। तो जब मैंने षटबल की टेबल ओपन की तो मैंने क्या देखा कि मंगल यहाँ पे 1.05 पर है, यानी 1.05 है उसका जो षटबल है, और जो सप्तमेश है या जहाँ चंद्रमा बैठा है उसका बल 1.21 है। तो इतना कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है इनके बीच में कि जिसके आधार पे कह दिया जाए कि जो वीनस है वो कारक हो जाएगा और जो मंगल है या मंगल के ग्रुप वाला अकारक हो जाएगा। तो अब क्या करें? अब आइए नवांश कुंडली पर कि इस व्यक्ति की नवांश कुंडली क्या है। अब क्योंकि नवांश कुंडली का लग्न कर्क आया है और कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है जो मंगल का मित्र माना जाता है या मंगल उसका मित्र माना जाता है, इस आधार पर हमें वृश्चिक लग्न के आधार पर जो कारक आए यानी कि मंगल और बृहस्पति उस पर ध्यान देना है और ये कहना है कि ये इस कुंडली में कारक रहे होंगे। तो इस तरह से आप निर्धारण कर सकते हैं कि कुंडली में आपके लिए अच्छे ग्रह कौन से हैं और बुरे ग्रह कौन से हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की और जानते हैं क्या था अगला प्रश्न। हर हर महादेव सर, मेरा नाम साकेत चौधरी है और मैं पटना बिहार से हूँ। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी 2 प्लैनेट अगर राजयोग सर बना रहे हो लग्न कुंडली में, पर सर चलित चार्ट में अगर कोई भी एक प्लैनेट एक घर आगे या पीछे से अगर चला गया हो तो क्या हमें उस राजयोग को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी एक प्लैनेट सर अपनी नीच की राशि में हो और सर उसी राशि में सर जो प्लैनेट उच्च का होता है वो अगर उसके साथ आके बैठ जाए और सर कोई भी सर जो और सर उसका जो स्वग्रही प्लैनेट है वो भी अगर अपनी दृष्टि डाल रहा हो अपने घर पे, तो क्या सर यहाँ पे हमें नीच भंग राजयोग सर दोनों तरीके से सर अगर जो बने हैं तो क्या हमें सर उसके रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे या सर हमें उसके रिजल्ट जो है वो कम मिलेंगे? सर इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा हमें बताएं। जी,
थैंक यू वेरी तो मच। प्रश्न आपने सुना और प्रश्न के आधार पर पूछा गया कि अगर कुंडली में दो ग्रह साथ बैठकर राजयोग बना रहे हैं, ऐसी स्थिति में भाव चलित में उनमें से एक ग्रह साथ छोड़ दे यानी दूसरी राशि में चला जाए, क्या हमें इसे राजयोग मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? तो जिनका भी ये प्रश्न था उनको मैं ये कहूँगा कि राजयोग बनने के कई तरीके हैं। पहला, दो इम्पॉर्टेंट प्लैनेट की युति, जैसे 9th-10th लॉर्ड की युति, 4th-5th लॉर्ड की युति वगैरह वगैरह। दूसरा होता है केंद्र के स्वामी का त्रिकोण में बैठने पर बनने वाला राजयोग। तीसरा होता है नक्षत्र परिवर्तन के आधार पर बनने वाला राजयोग। चौथा जेमिनी वाला भी होता है, मतलब इसके ऊपर बल्कि एक सीरीज करनी है, अभी रुक जाइए, राजयोग उसमें डिस्कस करते रहेंगे। अभी बात क्या है, जो आपके सवाल पे वापस आते हैं कि दो ग्रहों की युति थी, अच्छा फल मिल सकता था, लेकिन भाव चलित में एक शिफ्ट हो गया, तो अब क्या करें मेरे भाई? इसको कैसे देखेंगे? इसमें आपने भाव चलित और लगन कुंडली दोनों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि उन दोनों ग्रह जिनकी वजह से युति थी, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल चार्ट अभी आपके सामने है, इसमें अगर आप देखें तो 9th और 10th लॉर्ड दोनों साथ बैठे हैं 10th हाउस में। उसके आधार पर ये राजयोग कारक हुआ, 9th-10th लॉर्ड की 10th हाउस में युति, और दोनों फ्रेंडली भी है नेचर के, और दोनों मित्र राशि में या अपनी राशि का बैठा है। तो ऐसे में तो हमें ये कहना पड़ेगा कि राजयोग ही प्रबल देने वाला है। अब हुआ क्या कि भाव चलित में इनमें से एक ग्रह लाभ भाव में शिफ्ट हो गया। अब लग्न की डिग्री यहाँ पर 1 डिग्री 41 मिनट है और बुध की डिग्री 20/5 है, तो निश्चित ही बुध जो है 11वें घर में चला जाएगा। तो ये जो शुक्र बुध की जो युति बन रही थी, वो युति यहाँ पर लगता है कि काम नहीं आनी चाहिए। वही आप वाली बात, भाव चलित में ग्रह हिल गया तो राजयोग रहेगा कि नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आपने क्या देखना है कि वो जो शुक्र और बुध साथ बैठे थे, उनमें कितने डिग्री का अंतर है। यहाँ पर शुक्र 11 डिग्री का है और बुध जो है वो 20 डिग्री का है, तो जो गैप है 9 डिग्री का है। अगर इन दोनों प्लैनेट जो राजयोग बना रहे हैं उनके बीच में 15 डिग्री से कम का अंतर है, तो चाहे वो भाव चलित में सरके चाहे ना सरके, आपका राजयोग वहाँ पर सेफ है। ठीक है। अगर हाँ ये एक ही राशि में होते हैं, अब थोड़ा इसको उल्टा कर देते हैं कि मान लीजिए शुक्र और बुध दोनों 10th हाउस में बैठे होते और शुक्र यहाँ पे 2 डिग्री का होता, बुध 28 डिग्री का होता, तब ये राजयोग काउंट नहीं होता, क्योंकि उन दोनों ग्रहों में 20-25 डिग्री का अंतर आ रहा है। जब इतनी ज़्यादा डिग्री का अंतर आए तो राजयोग नहीं देखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मैंने क्या देखा है, मेरे अनुभव में यही आया कि वो राजयोग बिल्कुल ही निष्फल रहा है, कोई उसका खास परिणाम नहीं आया। वो दोनों ग्रह जितने एक दूसरे के डिग्री के आसपास होंगे, उतना ही राजयोग का फल ज़्यादा होगा। तो पहले आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर तो ये रहा। दूसरा आपने बोला एक ग्रह है जो नीच का है, वो अपने उच्च के ग्रह के साथ बैठा है, मतलब जो नीच ग्रह है उसके साथ ही उच्च ग्रह बैठा है और उस घर का मालिक भी उस घर को देख रहा है। ऐसे में क्या ये नीच भंग डबल फल देगा या नीच भंग राजयोग और स्ट्रांग हो जाएगा? देखिए मेरे विद्यार्थी तो यहाँ जानते होंगे कि जब नीच भंग राजयोग के बारे में बात करते हैं, नीच भंग के बारे में बात करते हैं, तो वो 3 तरह के फल देता है। एक, जिस भाव में वो नीच ग्रह बैठे हैं उसमें जो वो स्पॉइल कर सकता था, नीच ग्रह उसको खराब कर सकता था, उसकी खराबी को रोकने का काम। मान लीजिए मेरे 9th हाउस में नीच का ग्रह बैठा है, तो मैं कहूँगा मेरा 9th हाउस में अफ्लिक्शन है, क्योंकि वहाँ नीच का ग्रह, तो उस घर को नुकसान होना चाहिए। दूसरा फल होता है कि वो जो ग्रह वहाँ बैठा है वो किस घर का स्वामी होकर नीच हुआ है, उसका उसका बुरे परिणाम। उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरे दूसरे घर का स्वामी नीच हो गया, तो मैं क्या कहूँगा, दूसरे घर का स्वामी कहीं भी नीच हुआ हो, लेकिन दिमाग में आएगा मेरे वित्त भाव का स्वामी नीच का है, तो इस घर की खराबी हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? कि आपने क्या किया, एक ही ग्रह के कई परिणाम हो सकते हैं। और तीसरा होता है नैसर्गिक कारकत्व, जैसे मान लीजिए शुक्र नीच का हो गया, तो शुक्र कारक है पत्नी का, रोमांस का, तो दिमाग में ये आया अरे यार मैरिड लाइफ खराब रहेगी, ये तो कुछ अच्छे योग नहीं बन रहे। तो यानी कि एक ही ग्रह के नीच होने पे 3-3 तरह की नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है। तो जो आपका सवाल था कि नीच भंग हो गया, और वो ऐसे वाला नीच भंग हुआ जैसा आपने कहा कि उसके साथ एक उच्च ग्रह बैठा है और उस घर का मालिक उसको देख रहा है। ये नीच भंग, दोनों नीच भंग केवल एक कंडीशन में हेल्प करेंगे कि ग्रह जहां पे नीच हुआ है, जिस भाव में नीच हुआ है, वहां पर नीचता नहीं दिखा पाएगा। यानी अगर मेरे भाग्य स्थान में कोई ग्रह नीच हुआ है और वहां पर उच्च ग्रह उसके साथ है, उस घर का मालिक उसे देख रहा है, तो मेरा 9th हाउस सिक्योर हो गया। बाकी घरों के लिए कोई खास फायदा नहीं हुआ।
तो नीच भंग जब देखा जाता है तो 2-3 कंडीशन देखी जाती है। अगर दर्शकों को लगता है कि इसके ऊपर अच्छे से काम करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। प्रयास रहेगा कि उसके ऊपर जो क्लास में पढ़ाया है वो आप लोगों के साथ यहाँ भी शेयर करें कि नीच भंग देखने के लिए क्या-क्या किन-किन बातों का ध्यान देना होता है, जिससे कि आप परिणाम ज़्यादा सटीक ला सकें। इसके अलावा जो अभी हमने बात की, जो प्रश्न था कि यू नो सप्तम में अगर चंद्रमा हो तो कारक और अकारक कैसे निर्धारित करें, उससे संबंधित एक प्रश्न अभी आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रश्न पे दिमाग लगाइएगा कि कैसे इसे कर सकते हैं और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपके अनुसार यहाँ पे कारक और अकारक किसके दम पर निर्धारित होगा, लगन के या सप्तम भाव के। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो। यदि हाँ तो लाइक करना मत भूलिएगा। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप यहाँ पर नए हैं तो। और हमारे ऑडियो शो सुनने के लिए आप स्पॉटिफाई ऐप पर ज्योतिष इन हिंदी सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय के साथ। जय श्री राम। ससुराल से मिलेगा प्यार या अपमान, यदि इस बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।